कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न आगे का रास्ता दिखता है न पीछे लौटने की हिम्मत होती है। सोचो जरा, अगर जिस इंसान से तुमने शादी की हो वो तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा निकले तो? अगर वो औरत जिसे तुम ननद समझकर इज्जत देती रही असल में तुम्हारे पति की बीवी निकले तो? हाँ दोस्तों, ये कहानी है रिया की। एक ऐसी औरत की जिसने अपनी टूटी हुई जिंदगी के टुकड़ों से खुद का नया संसार बनाया, जिसे प्यार में मिला धोखा पर उसी जिंदगी में मिला एक नया भरोसा। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी औरत की कहानी जिसने हार कर भी जीतना सीख लिया। मेरा नाम रिया है। मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे और मैं बहुत खुश थी। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मुझे पता चला कि घर में बस मेरे पति और उनकी एक छोटी सी बहन ही रहती हैं। न सास थी, न ससुर, न देवर, न कोई और रिश्तेदार। मन ही मन मैंने सोचा, वाह, ये तो बड़ा अच्छा है, अब मुझे किसी के ताने या झगड़े नहीं झेलने पड़ेंगे। पर रिया को क्या पता था कि जिस बात पर वो खुश हो रही है वही बात उसकी जिंदगी को तोड़ने वाली है। शादी के बाद के पहले कुछ दिन बहुत अजीब से बीत रहे थे। मेरे पति अमित और उनकी बहन प्रिया आपस में बहुत घुल मिल कर रहते थे। दोनों का रिश्ता इतना नज़दीकी था कि कभी कभी मुझे अजीब लगता था। लोग कहते हैं कि भाई बहन में प्यार होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही था। मुझे कई बार लगता था कि दोनों का रिश्ता कुछ और ही है, पर फिर खुद को समझा लेती थी कि रिया तो बेवजह सोच रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। शादी के वक्त मुझे याद है कि अमित के घरवालों ने बहुत अजीब शर्तें रखी थीं। उन्होंने कहा था कि हमें दहेज कुछ नहीं चाहिए, बस शादी सादे तरीके से होगी। न बैंड, न बारात, न मेहमान, बस मंदिर में फेरे होंगे और शादी पूरी। मैंने भी सोचा कि ठीक है, आखिर सादगी में ही सच्चा प्यार होता है। मुझे नहीं पता था कि ये सादगी असल में एक जाल है। शादी के बाद जब मैं अपने नए घर में आई तो पहली बार अंदर झांकते थोड़ा अजीब लगा। वो कोई बहुत बड़ा घर नहीं था। 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई और ऊपर एक छत। नीचे हमारा कमरा था और ऊपर प्रिया का। जब पहली बार मैंने प्रिया का कमरा देखा तो दंग रह गई। उसके कमरे में बड़ा डबल बेड था, सोफा सेट, एलईडी टीवी, वीडियो गेम और न जाने क्या क्या चीजें। वहीं मेरे कमरे में एक पुराना लकड़ी का बेड, एक छोटी सी अलमारी और न कोई टीवी, न कोई सजावट। मैंने मन में सोचा, शायद अभी सब नया है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। रात को जब अमित कमरे में आए तो मैंने धीरे से कहा, आपकी बहन के कमरे में तो सब कुछ है और हमारे कमरे में कुछ भी नहीं। अमित मुस्कुराकर बोले, वो मेरी बहुत लाडली है रिया, वो छोटी है ना, इसलिए उसकी हर बात मैं मान लेता हूँ। अभी तो हमारी शादी हुई है, धीरे धीरे सब नया खरीद लेंगे। उनकी ये बात सुन के मैं चुप रह गई, लेकिन दिल के अंदर कहीं न कहीं एक सवाल उठ रहा था, क्या हर पति अपनी बीवी से ज्यादा बहन का ख्याल रखता है? दिन बीतते गए, घर में सारे काम धीरे धीरे मेरे जिम्मे आ गए। खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, सब मैं करती थी। प्रिया पूरा दिन अपने कमरे में रहती थी, न किसी काम में मदद करती, न कोई बात करती। मैंने कई बार कोशिश की कि उसके साथ दोस्ती कर लूं, लेकिन वो हमेशा ठंडी रहती थी। उसके चेहरे पर एक अलग तरह का घमंड था, जैसे वो मुझे किसी कामवाली की तरह देखती हो। एक दिन मैंने धीरे से कहा, प्रिया चलो मिलकर खाना बनाते हैं, थोड़ा वक्त साथ बिताएंगे। उसने कहा, भाभी आप बना लो, मुझे पकाने का शौक नहीं। उसने इतना कहा और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका ये व्यवहार मुझे बहुत चुभ गया, लेकिन मैं फिर भी चुप रही। अमित का भी रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा था। शादी के कुछ दिन तक तो वो थोड़ा प्यार जताते थे, लेकिन अब तो बस औपचारिकता रह गई थी। वो पूरे दिन या तो काम पर रहते या प्रिया के साथ बैठे बातें करते। जब भी मैं पास जाती, दोनों एकदम से चुप हो जाते, जैसे मेरी मौजूदगी उन्हें अच्छी नहीं लगती। एक शाम की बात है, मैंने देखा कि अमित और प्रिया दोनों हाथ में चाय के कप लेकर ऊपर छत पर जा रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं भी आ जाऊं? मौसम अच्छा है, सब साथ बैठेंगे। अमित का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने कहा, रिया, तुम नीचे ही रहो, तुम्हें ऊपर आने की मनाही है। मैं चौंक गई। क्या मतलब? छत पर जाने में क्या बुराई है? वो बोले, तुम्हें याद है ना, शादी के दिन मैंने कहा था कि हमारे घर के कुछ नियम हैं, उनमें से एक ये कि तुम छत पर नहीं जाओगी। मैं हंसकर बोली, ये कैसा अजीब नियम है? उन्होंने गुस्से में कहा, जो कहा है वो मानो, वरना मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर भेज दूंगा। उनके लहजे में इतनी सख्ती थी कि मैं डर गई। मैंने कहा, ठीक है, आप लोग जाइए, मैं नहीं आऊंगी। लेकिन उस वक्त मेरा दिल जैसे टूट गया था।
शादी को अभी महीने भी नहीं हुए थे और वो मुझे घर से निकालने की बात कर रहे थे। मैंने उस दिन खुद को बहुत अकेला महसूस किया। उस रात मैं रोते रोते सो गई। जब भी अमित के कदमों की आहट आती, मैं उम्मीद करती कि वो मेरे पास बैठेंगे, मेरे आंसू पोंछेंगे, लेकिन वो बस औपचारिक बातें करके सो जाते। मेरे लिए जैसे कोई एहसास ही नहीं था उनके दिल में। धीरे धीरे मुझे घर के कई अजीब नियम समझ आने लगे। जैसे मैं कभी ऊपर नहीं जा सकती थी, मैं प्रिया के कमरे में बिना पूछे नहीं जा सकती थी, और सबसे बड़ी बात कि घर में कभी कोई मेहमान नहीं आता था। न रिश्तेदार, न दोस्त, कोई नहीं। कभी कभी अमित की मासी आती थी। वो हर बार एक ही सवाल करती थी, अरे बहू, खुशखबरी कब सुना रही हो, बच्चा कब ला रही हो? मैं हैरान होती। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और लोग ऐसे सवाल करने लगे। जब मैंने ये बात अमित से कही तो मुझे लगा कि वो मेरा साथ देंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा कहा, सही कह रही हैं मासी, कल डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं बोली, डॉक्टर? अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं। वो बोले, शादी का मतलब ही यही होता है रिया, अब हमें बच्चा चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए निश्शब्द रह गई। मुझे लगने लगा कि इस घर में मुझसे बस एक ही चीज की उम्मीद है, बच्चा। प्यार, अपनापन या रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। उस रात जब मैं अकेली बैठी थी तो मैंने देखा कि अमित और प्रिया ऊपर छत पर हैं। दोनों के बीच धीमी धीमी बातें चल रही थी। मैं सोच में डूबी थी कि आखिर ऐसा क्या है जो वो मुझे ऊपर नहीं जाने देते। क्या कोई राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? उस रात जब मैंने ऊपर छत की तरफ देखा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में जैसे कोई अनजाना डर था और दिल बार बार कह रहा था, रिया, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सोचा, चलो देखती हूँ आखिर ऊपर क्या चल रहा है। लेकिन तभी याद आया, अमित ने साफ मना किया था कि मैं छत पर नहीं जाऊं। दिल और डर के बीच जंग चल रही थी, पर उस दिन मैंने खुद को रोक लिया। सुबह जब अमित उठे तो मैं धीरे से बोली, कल आप लोग ऊपर देर तक थे, क्या बात कर रहे थे? उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, बस ऐसे ही, कुछ जरूरी बातें थी। मैंने फिर पूछा, ऐसी कौन सी जरूरी बातें जो मुझसे छुपानी पड़ रही हैं? वो गुस्से से बोले, रिया, हर बात तुम्हें जाननी जरूरी नहीं, जो कहा है उतना ही करो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। शादी के बाद मैंने जो प्यार, जो साथ, जो अपनापन सोचा था, वो सब कहीं गायब था। दिन बीतते गए। अमित का सारा ध्यान बस अपनी बहन प्रिया पर था। वो उसके लिए फल लाते, कपड़े लाते, और जब कभी बाहर जाते तो उसे साथ ले जाते। कभी कभी मुझे लगता जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, बल्कि एक नौकरानी हूँ। हर सुबह उठते ही घर का सारा काम मेरे जिम्मे होता, झाड़ू, पोंछा, कपड़े धोना, खाना बनाना। और प्रिया तो जैसे किसी रानी की तरह रहती थी। टीवी देखती, फोन पर हंसती और शाम होते ही ऊपर छत पर चली जाती। एक दिन मैंने कहा, प्रिया, तुम्हारी भी उम्र हो गई है शादी की, क्यों ना तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढा जाए? मेरा इतना कहते ही उसका चेहरा लाल हो गया। वो बोली, भाभी, आपको इससे क्या मतलब? मेरी शादी जब होगी तब होगी, आप बस अपने काम से मतलब रखो। मैं उसके तेवर देखकर चुप रह गई। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने देखा कि अमित को ये बात बहुत बुरी लगी थी। वो मुझे घूरते हुए बोले, रिया, मेरी बहन के लिए रिश्ते की बात दोबारा मत करना, समझी? हमें किसी की दया की जरूरत नहीं है। उस रात मैं बहुत रोई थी। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। लेकिन मैंने तो बस उसकी भलाई के लिए कहा था। आखिर कौन सा भाई चाहता है कि उसकी बहन सारी जिंदगी कुमारी रहे? पर यहाँ तो जैसे उल्टा ही चल रहा था। कुछ दिनों बाद अमित ने मुझसे कहा, रिया, तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। मैंने कहा, क्यों, सब ठीक तो है? वो बोले, बस ऐसे ही, थोड़ा मन बदल जाएगा तुम्हारा। मुझे बात समझ नहीं आई। शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे और वो मुझे मायके भेजना चाह रहे थे। मैंने धीरे से कहा, मेरा जाने का मन नहीं है अमित। उन्होंने कहा, मन हो या ना हो, जाना तो पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने खुद मेरे बैग में कुछ कपड़े रखे और कुछ पैसे थमाए। शाम तक वहीं रहना, फिर मैं लेने आ जाऊंगा, उन्होंने कहा। उस वक्त मुझे लगा जैसे मुझे कोई घर से निकाल रहा है। उनकी आंखों में प्यार नहीं था, बस एक ठंडापन था। मैं चुपचाप घर से निकल गई। बस के सफर में मेरा दिल बेचैन था। बार बार सोच रही थी, अमित ने मुझे क्यों भेजा? कहीं कहीं वो घर में किसी और को तो नहीं बुलाने वाले? दिल डर से कांप रहा था। और फिर मैंने तय किया कि मैं चुपचाप वापस जाऊंगी। अगर सब ठीक निकला तो अच्छा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो कम से कम सच्चाई सामने आएगी। करीब 2 घंटे बाद मैं अपने ससुराल वापस पहुंची। घर का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे हैरानी हुई, अमित कभी दरवाजा खुला नहीं छोड़ते थे। मैं धीरे धीरे अंदर गई। घर में सन्नाटा था।
मैंने कमरे में झांका तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं हमारे कमरे के पास पहुंची, अंदर से किसी के हंसने और फिर अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाजा धीरे से खोला तो किसी के भागने की आहट आई। एक साया जैसे पर्दे के पीछे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ भागा। मैं डर के मारे वहीं रुक गई। फिर थोड़ी देर बाद अमित अंदर आए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या था अमित? कमरे में कोई था? वो बोला, क्या बकवास कर रही हो, मैं तो बाथरूम में था। मैंने कहा, तो बाथरूम से आने की कोई आवाज क्यों नहीं आई? वो गुस्से से बोला, रिया, अब ज्यादा ड्रामे मत करो, समझी? तुमसे कहा था कि मायके में रहो, फिर क्यों वापस आई? मैंने कहा, मैं अपनी चीज भूल गई थी। वो बोला, कोई बात नहीं, भूल गई तो भूल गई, अब वापस जाओ। उसकी ये बेरुखी देख मैं सुन रह गई। क्या यही वो आदमी था जिससे मैंने प्यार किया था? मैं अपने कमरे में बैठ गई। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन मेरा मन बहुत भारी था। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि क्या मेरे पति किसी और के साथ है, और अगर हैं तो कौन? अगले दिन मैंने प्रिया से बात करने की कोशिश की। वो अपने कमरे में थी और नहा रही थी। जब बाहर आई तो मैंने कहा, कल घर में कोई था क्या? वो बोली, नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं, आप अपने पति से पूछ लीजिए। उसका लहजा बहुत ठंडा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने कहा, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि कमरे से किसी के भागने की आवाज आई थी। वो बोली, भाभी आप ऐसी बातें मत किया करो, आपकी तो शादी हो गई है, मैं अभी कुमारी हूं, मुझे ऐसी बातें सुनकर अजीब लगता है। उसकी ये बात मुझे चुभ गई, लेकिन मैं चुप रह गई। अब मुझे हर चीज पे शक होने लगा था। घर की हर आवाज, हर कदम, हर हरकत पर, सब पर। अमित और प्रिया के बीच एक ऐसा रिश्ता था जो सामान्य नहीं था। वो दोनों जब भी साथ होते उनके बीच का माहौल अजीब होता। कभी हंसते, कभी एकदम से खामोश हो जाते, और सबसे ज्यादा अजीब था उनका ऊपर छत पर साथ जाना। एक दिन रात के करीब 10 बजे फिर वही हुआ। अमित और प्रिया ऊपर गए। जाते वक्त अमित ने कहा, रिया ऊपर मत आना, हम थोड़ी देर में आते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि आज सब सच्चाई जानकर रहूंगी। करीब 20 मिनट बाद ऊपर से किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मैं डर गई। पहले तो लगा कोई झगड़ा हुआ है, पर फिर लगा कि ये आवाज कुछ और थी। एक ऐसी आवाज जो डर और दर्द दोनों से भरी थी। मेरा दिल बैठ गया। मैं बिना सोचे समझे छत की सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे जैसे ऊपर पहुंची मेरे कदम रुकते जा रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने दीवार के पीछे से झांका और जो देखा उसने मेरी दुनिया हिला दी। जब मैंने दीवार के पीछे से झांका तो जो नजारा मेरी आंखों के सामने था, वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी ननद प्रिया और मेरा पति अमित दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। इतने करीब कि किसी को देखकर शर्म आई है। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। पहले तो लगा शायद मैं गलत देख रही हूँ, शायद वो दोनों किसी बात पे हंस रहे होंगे, कोई मजाक होगा। पर अगले ही पल जो मैंने देखा, उसने मेरे अंदर सब कुछ तोड़ दिया। प्रिया अमित के गले लगी हुई थी और अमित उसे वैसे ही पकड़कर खड़ा था जैसे कोई आदमी अपनी बीवी को पकड़े। मेरे होठ कांप रहे थे, आवाज निकल ही नहीं रही थी। मेरे अंदर गुस्सा, हैरानी और दर्द सब एक साथ फूट पड़े। मैं वहां से भागते हुए नीचे आ गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि अभी गिर जाऊंगी। कुछ देर बाद अमित नीचे आया। मैंने आंसू पूछे और सीधा पूछा, ये क्या देखा मैंने ऊपर? तुम अपनी ही बहन के साथ क्या कर ले थे? उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो बस ठंडे लहजे में बोला, रिया तुम क्या कह रही हो? मैं तो अपनी पत्नी के साथ था, किसी और के साथ नहीं। मैं चौंक गई। पत्नी? क्या मतलब? उसी वक्त पीछे से प्रिया भी आ गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी को राज खोलने में मजा आ रहा हो। वो बोली, हाँ रिया, जो तुमने देखा वो सच है। अमित मेरा पति है, मेरा भाई नहीं। मेरे कानों में जैसे बम फट गया। मैंने कहा, क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? प्रिया बोली, बकवास नहीं, सच्चाई है। हम दोनों की शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे अंदर एक कमी है, मैं मां नहीं बन सकती। हम दोनों को बच्चे की बहुत चाहत थी, पर डॉक्टर ने कह दिया कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। फिर हमने एक रास्ता निकाला कि अमित किसी और से शादी करे ताकि हमें बच्चा मिल सके। मैं सन्न रह गई। प्रिया बोलती जा रही थी। हमने सोचा कि अगर अमित किसी बाहर की लड़की से शादी करेगा तो बात फैल जाएगी, लोग सवाल करेंगे, बदनाम करेंगे। इसलिए हमने प्लान बनाया कि मैं उसकी बहन बनकर सामने आऊं और तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाऊं। तुम एक सीधी साधी लड़की थी, इसलिए हमें लगा तुम सही रहोगी। हमारा बस एक ही मकसद था, तुम्हारे जरिए बच्चा पाना। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कांपते हुए कहा,
तो मतलब मेरी शादी झूठ थी? तुम दोनों ने मिलकर मुझसे धोखा किया? वो बोला, रिया, हमारी मजबूरी थी, हम कोई गलत लोग नहीं है, बस बच्चा चाहते थे। मैंने चीखते हुए कहा, मजबूरी? मजबूरी के नाम पे किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हो? क्या तुम लोगों के अंदर जरा भी शर्म नहीं है? प्रिया मुस्कुराकर बोली, शर्म औरतों को शोभा देती है रिया। तुम बस बच्चा पैदा करो, वो बच्चा हमारा होगा, फिर तुम्हें तलाक दे दिया जाएगा। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, लेकिन तुम हमारी जिंदगी से बाहर चली जाओगी। मैंने उस वक्त समझ लिया था कि ये लोग इंसान के रूप में राक्षस हैं। मेरे अंदर गुस्से की आग जल रही थी, पर मैं जानती थी कि अकेले कुछ नहीं कर सकती। मैंने खुद को शांत दिखाया और कहा, ठीक है, जैसा आप दोनों चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं यहाँ रहूंगी, बच्चा भी होगा, लेकिन बस मुझे इस घर से मत निकालना। मेरी ये बात सुनकर दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई। प्रिया ने कहा, देखा अमित, मैंने कहा था ना कि ये समझदार लड़की है, अब हमें किसी से छुपना नहीं पड़ेगा। अमित बोला, हाँ, अब सब आसान हो जाएगा। दोनों मेरे सामने हंस रहे थे और मैं वहीं खड़ी थी, टूटे हुए दिल के साथ, पर चेहरे पर मजबूर मुस्कान लिए। अगले कुछ दिनों तक मैं इस नाटक में शामिल रही। मैं वही करती जो वो कहते। सुबह खाना बनाती, रात को कमरे में जाकर सो जाती और दिन में ऐसा दिखाती जैसे सब सामान्य हो। लेकिन अंदर से मैं योजना बना रही थी, इन दोनों को सजा दिलाने की। मैंने अपने मायके जाने का बहाना किया। कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन के लिए जाना है। अमित ने तुरंत कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। मुझे लगता था वो सोच रहा होगा कि मैं अब पूरी तरह उनके कब्जे में हूं। मैं घर से निकली, लेकिन सीधे अपने माँ के घर नहीं गई। मैं सीधी पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां जाकर मैंने सब बताया, कैसे मुझसे झूठ बोलकर शादी की गई, कैसे मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया। अगले ही दिन पुलिस अमित और प्रिया को पकड़कर थाने ले आई। दोनों के चेहरे पर हैरानी थी। प्रिया चिल्ला रही थी, रिया, तूने धोखा दिया हमें। मैंने ठंडे लहजे में कहा, धोखा तो तुमने दिया था प्रिया, अब कानून दिखाएगा कि असली गुनहगार कौन है। बाद में मुझे पता चला कि सिर्फ प्रिया ही नहीं, बल्कि अमित भी बांझ था, यानी वो भी पिता नहीं बन सकता था। डॉक्टर ने बताया कि दोनों में समस्या थी, इसलिए वो लोग इतने बेताब थे किसी और औरत से बच्चा पाने के लिए। वो पल मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन कहीं ना कहीं सुकून भी था कि अब मैं उस जहन्नुम से निकल चुकी थी। मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा, बेटी, तूने सही किया, कभी गलत के आगे झुकना मत। अब मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर चुकी हूँ। मैंने अपने अंदर की वो टूटी हुई औरत फिर से खड़ी की है। अब मैं किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करती। जो भी फैसला लेती हूँ बहुत सोच समझ कर लेती हूँ। कभी कभी रात में जब मैं अकेली होती हूँ तो वो सारे पल याद आ जाते हैं। वो छत वाला मंजर, वो झूठी मुस्कान, वो दर्द भरी रातें, सब कुछ आज भी याद है। पर फिर मैं खुद से कहती हूँ, रिया, तू उस नर्क से निकल आई है, अब तू आज़ाद है। जब अदालत में मेरे पति अमित और उसकी कथित बहन प्रिया को पुलिस लेकर आई तो पूरा कोर्टरूम सन्न था। लोग फुसफुसा रहे थे, अरे ये वही केस है ना जिसमें पति बीवी भाई बहन बनकर दूसरी शादी कर लिए। मुझे शर्म नहीं बल्कि दर्द महसूस हो रहा था। दर्द इस बात का कि मैंने जिन लोगों को अपना घर, अपना दिल दिया, उन्होंने मुझे एक सामान समझा, एक जरिया समझा अपने मतलब के लिए। अदालत ने अमित से पूछा, क्या ये सच है कि आपने अपनी असली पत्नी को बहन बनकर दूसरी शादी की? अमित चुप था। प्रिया की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी हंसी थी। शायद उसे लग रहा था कि वो किसी फिल्म की हीरोइन है और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जब जज ने उसे झिड़का तो वो भी घबरा गई। मुझे याद है, उस दिन मैंने सिर ऊंचा करके कहा था, माय लॉर्ड, मैंने इन लोगों पर भरोसा किया, लेकिन इन्होंने मेरे भरोसे को रौंद दिया। अगर आज मैं चुप रही तो कल किसी और लड़की की जिंदगी इसी तरह बर्बाद होगी। कोर्ट में सन्नाटा था। जज ने मेरी बात ध्यान से सुनी और बोले, रिया, तुम्हारे हक में फैसला होगा। वो दिन मेरे लिए किसी जीत से कम नहीं था। मैंने महसूस किया कि अगर औरत अपनी आवाज उठा ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे दबा नहीं सकती। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि अमित और प्रिया दोनों जेल चले गए हैं। उन पर धोखाधड़ी, झूठे दस्तावेज और मानसिक शोषण का केस चला। जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी, प्रिया मेरे पास आई और बोली, रिया, तूने जो किया वो गलत किया, तू हमें अलग करवा देगी। मैंने कहा,
प्रिया, तुम दोनों पहले ही इंसानियत से अलग हो चुकी थी, अब बस कानून ने तुम्हें सजा दी है। उस दिन मैं अपने माँ बाप के घर लौट आई। माँ ने मुझे गले लगा लिया जैसे बरसों बाद कोई खोया हुआ बच्चा लौट आया हो। उनके आंसू मेरे कंधे पर गिरे तो मेरा दिल पिघल गया। वो बोली, बेटी, हमें माफ कर दे, हमने तेरा रिश्ता जल्दी में तय कर दिया। मैंने कहा, माँ, आपकी गलती नहीं थी, गलती उन लोगों की थी जिन्होंने झूठ बोलकर हमें फंसाया। धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। मैंने अपने पुराने शौक फिर से शुरू किए, किताबें पढ़ना, डायरी लिखना और अपने छोटे भाई के बच्चों के साथ खेलना। पहले मैं हर बात में डर जाती थी, अब मैं हर कदम सोच समझ कर उठाती थी। एक दिन मेरी पुरानी कॉलेज की दोस्त निधि मुझसे मिलने आई। उसने कहा, रिया, तू पहले जैसी नहीं रही। पहले तू हंसमुख थी, अब तेरे चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी है। मैं मुस्कुराई और बोली, निधि, अब मैं ज्यादा समझदार हो गई हूँ। अब मुझे पता है कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। वो बोली, सही कहती है तू। उस दिन बहुत देर तक हम बातें करते रहे। पहली बार मुझे लगा कि मैं फिर से थोड़ा हल्का महसूस कर रही हूँ। शाम को जब मैं अपनी बैल्कनी में बैठी थी तो पास के मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। हवा में ठंडक थी और दिल में सुकून। मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा, भगवान, तूने मुझे इतनी बड़ी सच्चाई दिखाई, इसके लिए शुक्रिया। अगर तू ना होता तो मैं आज भी उस धोखे में जी रही होती। दिन बीतते गए, कई लोग मुझे समझाने आते, रिया, अब सब भूल जा, दोबारा शादी कर ले, जिंदगी फिर से शुरू कर ले। पर मैं किसी जल्दी में नहीं थी। मैंने खुद से वादा किया था, अब मैं किसी पर भरोसा करने से पहले उसे परखूंगी, क्योंकि इस बार दिल नहीं दिमाग से फैसला लूंगी। एक दिन माँ ने कहा, रिया, हमारे जानने वाले का बेटा है, बहुत अच्छा है, सीधा साधा है, अगर तू चाहे तो बात आगे बढ़ाएं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अभी नहीं, मुझे पहले खुद को समझने का वक्त चाहिए। रात को जब मैं कमरे में थी तो आईने में खुद को देखा। पहले जो रिया अपने ऊपर शक करती थी, डरती थी, वो अब कहीं नहीं थी। अब सामने एक मजबूत औरत खड़ी थी जो जानती थी कि उसका हक क्या है। मैंने धीरे से आईने में खुद से कहा, रिया, अब तू कमजोर नहीं है। तेरा अतीत भले काला था, पर तेरी हिम्मत अब उजली है। उस दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है, लेकिन उसी टूटन में हमारी असली ताकत छुपी होती है। अब मैं अपने इलाके के एक एनजीओ में काम करने लगी थी। वो संस्था उन औरतों की मदद करती थी जो घरेलू हिंसा, धोखे या दबाव में जी रही थी। जब मैं पहली बार वहां गई तो एक लड़की आई जिसकी आंखों में वही डर था जो कभी मेरी आंखों में था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर मत, तेरा हक तो खुद हासिल कर सकती है, बस बोलने की हिम्मत जुटा। वो मुस्कुराई और मेरे अंदर एक सुकून उतर आया। अब जिंदगी में नया मकसद था। मैंने तय किया कि अब मैं किसी भी औरत को वो दर्द नहीं झेलने दूंगी जो मैंने झेला था। हर दिन किसी नई औरत की कहानी सुनती, उसे समझाती और उसके साथ खड़ी रहती। लोग कहते थे, रिया बदल गई है। हाँ, मैं बदल गई थी। अब मैं सिर्फ अमित की पत्नी नहीं थी, अब मैं रिया शर्मा थी, एक ऐसी औरत जो दूसरों को उम्मीद देना जानती थी। कभी कभी कोई पूछता, क्या तुझे अमित से नफरत है? मैं कहती, नहीं, अब नहीं, क्योंकि अगर वो धोखा नहीं देता तो मैं कभी अपनी असली ताकत पहचान नहीं पाती। अब मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था। मैं रोज सुबह जल्दी उठती, माँ के साथ पूजा करती और फिर एनजीओ चली जाती। वहाँ कई औरतें आती थी, कोई पति के जुल्म से टूटी हुई, कोई ससुराल के तानों से परेशान, कोई समाज के डर से अपने सपने मार चुकी थी। उनकी कहानियां सुनकर मुझे अपना अतीत याद आ जाता। पर अब मैं पहले जैसी नहीं थी। अब मैं दूसरों का दर्द बांटने वाली, उन्हें हिम्मत देने वाली रिया शर्मा बन चुकी थी। एक दिन हमारी संस्था में एक वर्कशॉप रखी गई थी, जहां एक नई एनजीओ की टीम आई थी। उनमें एक शख्स था, आदित्य मेहरा। लंबा कद, सादा पहनावा और आंखों में एक अलग सी शांति थी। जब उसने माइक पर बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो सीधा दिल को छू गई। वो बोला, हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, पर असल में जरूरत खुद को समझने की होती है। जिस दिन इंसान खुद को माफ करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसकी बातें जैसे मेरे दिल में उतरती जा रही थी। मैं सोचने लगी, शायद यही तो बात थी जो मैं खुद से कहना भूल गई थी। वर्कशॉप खत्म हुई तो उसने मुझसे कहा, रिया जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने सुना है कि आप यहाँ महिलाओं को संभालती हैं। आपका हौसला काबिले तारीफ है। मैं मुस्कुराई।
धन्यवाद, लेकिन ये सब मैंने अपने दर्द से सीखा है। वो बोला, कभी कभी दर्द ही सबसे बड़ा गुरु होता है। उसकी बात सुनकर मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बहुत दिनों बाद किसी ने मेरे दर्द को बिना कहे समझ लिया था। धीरे धीरे आदित्य की एनजीओ हमारी संस्था के साथ मिलकर काम करने लगी। हम दोनों रोज मिलते, बैठकर केस डिस्कस करते और कई बार देर तक बातों में खो जाते। उसकी सोच बहुत सादी थी। वो कहता, औरत को किसी की परछाई नहीं, खुद की पहचान बननी चाहिए। जब भी वो ये बात कहता, मेरे मन में एक अजीब सी गर्माहट भर जाती। एक दिन ऑफिस खत्म होने के बाद हम दोनों बाहर चाय पीने बैठे। वो बोला, रिया, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ जरूर। वो बोला, जब तुम उस सब से गुजरी तो डर नहीं लगा? मैंने कहा, शुरू में बहुत डर लगा था, लेकिन फिर लगा कि डर ही तो वो चीज़ है जो औरत को कमज़ोर बनाती है। जिस दिन डर खत्म हुआ, उसी दिन मैं आज़ाद हो गई। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम बहुत मजबूत हो रिया। मेरे दिल में हल्का सा कंपन हुआ, जैसे कोई भूला हुआ एहसास फिर लौट आया हो। कुछ दिन बाद आदित्य की कॉल आई, रिया, कल हमारी एनजीओ का एक प्रोग्राम है, क्या तुम आओगी? मैंने हंसकर कहा, अब बुलाया है तो जरूर आऊंगी। अगले दिन जब मैं वहां पहुंची तो पूरा हॉल महिलाओं से भरा था। आदित्य मंच पर था और उसने मेरा नाम लेकर कहा, आज हमारे बीच ऐसी औरत है जिन्होंने दर्द को ताकत बनाया, टूट कर भी खुद को संभाला। मैं चाहता हूं कि रिया शर्मा कुछ शब्द कहें। सैकड़ों लोग तालियां बजा रहे थे। मंच पर कदम रखते हुए मेरा दिल कांप रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने माइक पकड़ा, मेरी आवाज खुद ब खुद निकल पड़ी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां सब कुछ खत्म लगता है, पर वहीं से एक नई शुरुआत होती है। मैं भी टूटी थी, पर आज खड़ी हूं क्योंकि मैंने खुद पर भरोसा करना सीखा है। सारी भीड़ तालियों से गूंज उठी। मैंने आदित्य की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था, आंखों में वही शांति, वही सम्मान। उस दिन के बाद हमारे बीच एक अलग रिश्ता बनने लगा। न दोस्ती, न मोहब्बत, बस एक अपनापन। वो मेरे दर्द को समझता था और मैं उसकी खामोशियों को। कभी कभी हम मंदिर जाते, कभी अनाथालय, कभी बस यूं ही सड़क किनारे चाय पीते हुए जिंदगी पर बातें करते। उसकी बातें हमेशा सच्ची लगती थीं। वो कभी दिखावा नहीं करता था, न ही कोई बड़ा बनने की कोशिश। बस दिल से अच्छा इंसान था। एक दिन वो बोला, रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी में अब क्या चाहती हो? मैंने कहा, बस सुकून। ना किसी पर हक चाहिए, ना किसी से उम्मीद। बस अपने दम पर जीना चाहती हूँ। वो मुस्कुराया, और अगर कोई तुम्हारे साथ उसी सुकून से चलना चाहे तो? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से कहा, फिलहाल मैं इतना ही चाहती हूँ कि कोई मुझे समझे, बिना मेरे अतीत को ताने बने। उसकी आंखों में एक नरमी थी। रिया, मैं तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे हौसले से प्रभावित हूँ। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। पहली बार किसी मर्द की बात सुनकर डर नहीं, बल्कि एक सुकून महसूस हुआ। वो इंसान मुझे मेरे जख्मों से बाहर खींच रहा था, बिना मुझे कुछ बदले। दिन गुजरते गए, हमारी बातें बढ़ती गईं और धीरे धीरे रिया के चेहरे की मुस्कान लौटने लगी। अब वो फिर से हंसने लगी थी, बिना किसी डर या बोझ के। माँ ने भी एक दिन कहा, रिया, तेरा चेहरा फिर से खिलने लगा है। लगता है भगवान ने फिर से तेरी जिंदगी में रोशनी भेजी है। मैं मुस्कुराई, शायद हाँ माँ, पर मैं जानती थी वो रोशनी किसी भगवान से नहीं, बल्कि आदित्य नाम के उस सच्चे इंसान से आई थी, जो बिना कहे मुझे जीना सिखा रहा था। अब जिंदगी कुछ बदल सी गई थी। सुबह जब मैं आईने में खुद को देखती थी, तो वो उदास टूटी हुई औरत नहीं दिखती थी जो कभी थी। अब चेहरे पर एक सुकून था और आंखों में उम्मीद की हल्की चमक। हर दिन आदित्य से मिलना, बातें करना अब मेरे दिन का सबसे प्यारा हिस्सा बन चुका था। वो हमेशा बहुत ध्यान से सुनता था, कभी बीच में नहीं टोकता था, बस समझता था, और किसी के समझ लेने से बड़ी राहत कोई और नहीं होती। एक दिन दफ्तर में बहुत काम था। मैं थक कर एक कुर्सी पर बैठी थी। तभी आदित्य ने 2 कप चाय लाकर मेरे सामने रखी। बोला, थोड़ा आराम भी जरूरी है, हर वक्त दूसरों का दर्द मत ढो, कभी खुद का भी ख्याल रखो। मैं मुस्कुराई, आदित्य, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कब क्या कहना है? वो बोला, क्योंकि मैं भी टूटा हूँ रिया। जिसे दर्द होता है वो दूसरों के दर्द को पहचान जाता है। मैंने पहली बार उससे उसके अतीत के बारे में पूछा। उसने कहा,
मेरी पत्नी थी, बहुत साल पहले चली गई, एक एक्सीडेंट में। मैं चुप हो गई। उसकी आंखों में वो खालीपन था जो मैंने अपने अंदर महसूस किया था। दोनों अलग जख्मों के लोग थे, पर शायद अब एक दूसरे के मरहम बन रहे थे। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी साथ लंच, कभी ऑफिस के बाद टहलना, कभी बस यूं ही शहर के किसी कोने में चाय पीना। और जब वो बात करता तो उसके हर शब्द में सच्चाई होती थी, ना कोई झूठ, ना कोई दिखावा। एक दिन शाम को उसने कहा, रिया, चलो समंदर देखने चलते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, यहाँ तो समंदर नहीं है। वो बोला, तो पास वाली झील ही सही, पानी देखना है बस। हम दोनों झील के किनारे बैठे रहे। चारों तरफ हल्की हवा चल रही थी और आसमान में डूबता सूरज जैसे हमारे अतीत को अपने साथ ले जा रहा था। वो बोला, रिया, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो लगा जैसे किसी ने अपने दर्द को सुंदर बना लिया है। हर इंसान टूटता है, पर बहुत कम लोग टूटकर भी खूबसूरत रह जाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, तुम नहीं जानते आदित्य, कभी कभी मुस्कान सिर्फ दिखावे की होती है, भीतर अभी भी बहुत कुछ टूटा हुआ है। वो धीरे से बोला, टूटा हुआ दिल ही सबसे सच्चा होता है रिया, क्योंकि वो दिखावा करना भूल जाता है। हम दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे, फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, रिया, अगर एक दिन मैं कहूं कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है तो तुम क्या कहोगी? मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। कई साल बाद किसी ने मुझे इस तरह से देखा था, प्यार से, इज्जत से और बिना किसी लालच के। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो सच्ची थी, बिल्कुल साफ। पर मैंने हल्के से कहा, आदित्य, मैं अब किसी वादे पर भरोसा नहीं करती। वो मुस्कुराया, मैं वादा नहीं कर रहा रिया, बस साथ चलने की बात कर रहा हूँ। प्यार तो खुद ब खुद आ जाएगा। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। रात को जब मैं घर लौटी तो बहुत देर तक सो नहीं सकी। दिल कह रहा था कि आदित्य सच्चा है, लेकिन दिमाग डरता था कि कहीं फिर वही दर्द न दोहराया जाए। अंदर जैसे दो आवाज़ें लड़ रही थी। एक कह रही थी, शायद यही वो इंसान है जो तुझे समझेगा, और दूसरी, नहीं, फिर से मत टूट। कुछ दिनों बाद मेरी एनजीओ में एक बड़ी मीटिंग थी। सबसे आगे आदित्य बैठा था। मीटिंग खत्म हुई तो उसने मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक डायरी। उसके ऊपर लिखा था, अपने लिए लिखना मत भूलना। मैंने पूछा, ये क्यों? वो बोला, क्योंकि दूसरों की कहानियां लिखते लिखते कहीं अपनी कहानी अधूरी न रह जाए। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई। रात को मैंने वही डायरी खोली और लिखा, आज पहली बार किसी ने मेरी खामोशी को समझा है। शायद यही असली प्यार है, जहाँ शब्द नहीं, एहसास बोलते हैं। दिन यूं ही बीतते गए। हम दोनों अब एक दूसरे की आदत बन चुके थे। कभी वो मुझे हंसाता, कभी मैं उसे पुराने दर्द से बाहर निकालने की कोशिश करती। हम दोनों को अब साथ में सुकून मिलने लगा था। एक दिन माँ ने मुझसे पूछा, रिया, वो लड़का कौन है जो अक्सर तुम्हारे साथ आता है? मैं थोड़ा शर्माई और कहा, माँ, बस दोस्त है। माँ मुस्कुराई, तू अब फिर से हंसने लगी है, ये देखकर अच्छा लगता है। अगर वो तुझे खुश रखता है तो उसे अपने पास रखना। माँ की ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। कभी माँ ही थी जो मेरे टूटने की गवाह बनी, और आज वही मेरी नई शुरुआत की दुआ दे रही थी। अब मैं खुद को फिर से जीती हुई महसूस कर रही थी। आदित्य के साथ हर पल सच्चा लगता था। वो मेरे अतीत के जख्म नहीं कुरेदता था, बल्कि हर रोज़ मेरे अंदर नई उम्मीद भर देता था। वो कहता था, रिया, कभी खुद को कमज़ोर मत समझना, तेरे जैसा दिल तो बहुत कम लोगों के पास होता है। धीरे धीरे, बिना किसी इजहार के, हमारे बीच वो रिश्ता बन गया जो नाम का नहीं, बस एहसास का होता है। ना कोई वादा, ना कोई मांग, बस एक सच्चा साथ। वक्त कैसे बीत रहा था मुझे खुद नहीं पता चल रहा था। आदित्य मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया था जैसे हर सुबह की पहली किरण, शांत, सुकून भरी और भरोसे से भरी। हम दोनों का रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं था। ना मैंने कभी हाँ कहा, ना उसने कभी इजहार किया, पर हर दिन एक एहसास था कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त मैं बहुत उदास थी। एनजीओ की एक औरत अपने पति के हाथों बहुत बुरी तरह पीटी गई थी। मैंने उसकी हालत देखी तो मुझे अपना अतीत याद आ गया। आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगे। आदित्य ने देखा तो बोला, रिया, तू आज फिर पुराने दर्द में खो गई है ना? मैंने सिर झुकाकर कहा, कभी कभी लगता है कि औरत के हिस्से में सिर्फ
दर्द ही क्यों लिखा होता है? वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं रिया, औरत के हिस्से में दर्द नहीं, हिम्मत लिखी होती है। बस समाज ने उसे गलत पढ़ लिया है। उसकी ये बात जैसे मेरे अंदर उतर गई। मैं मुस्कुरा दी, लेकिन दिल अब भी भारी था। वो बोला, चलो आज कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा मन बदल जाएगा। हम दोनों पास के एक मंदिर चले गए। शाम का वक्त था, मंदिर की घंटियां बज रही थीं, दिए की लौ हवा में डगमगा रही थी और मेरे मन का बोझ जैसे धीरे धीरे हल्का हो रहा था। मैंने भगवान से आंखें बंद करके कहा, अगर अब कोई मेरे जीवन में आया है तो प्लीज़ इस बार मुझे फिर से मत तोड़ना। जब आंखें खोली तो देखा कि आदित्य मेरे बगल में खड़ा था। वो बोला, क्या मांगा भगवान से? मैं मुस्कुराई, बस थोड़ी शांति। वो बोला, तो फिर अब मांगना बंद कर दो, क्योंकि वो शांति अब तेरे पास है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। कभी किसी ने इतनी सादगी से इतना गहरा वाक्य नहीं कहा था। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हम दोनों बस खामोश रहे, लेकिन वो खामोशी भी किसी सुकून से कम नहीं थी। दिन बीतते गए। एक दिन आदित्य ने कहा, रिया, हमारी संस्था एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, जिसमें हमें दूसरे शहर जाना होगा कुछ महीनों के लिए। मैं चाहता हूं कि तू भी चले। मैं कुछ देर चुप रही। अंदर एक डर उठा। फिर नया माहौल, नए लोग और कहीं फिर वही दर्द। पर फिर दिल से आवाज आई, रिया, अब तू वो पुरानी रिया नहीं है, अब तू किसी से डरने वाली नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं चलूंगी। आदित्य खुश हुआ, मैं जानता था तू ना नहीं करेगी। नए शहर में आकर हमें एक छोटा सा ऑफिस मिला। रहने के लिए एक क्वार्टर था। मैं और दो और लड़कियों ने साथ में रहना शुरू किया। आदित्य पास वाले फ्लैट में रहता था। दिन भर काम, मीटिंग्स और रात को सब साथ में खाना खाते। धीरे धीरे जिंदगी फिर से हंसने लगी थी। एक रात ऑफिस के काम से देर हो गई। सब चले गए थे, बस मैं और आदित्य रह गए थे। फाइलें बंद करते हुए उसने कहा, रिया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, मैं नहीं जानता कि तेरे दिल में मेरे लिए क्या है, पर मेरे दिल में अब सिर्फ तू है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मेरी सांसें रुक सी गईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो आगे बोला, मैं जानता हूं कि तू बहुत कुछ झेल चुकी है। मुझे नहीं चाहिए कि तू भूल जाए। मुझे बस इतना चाहिए कि तू फिर से भरोसा करना सीख जाए। मैं वादा नहीं करूंगा कि मैं तेरी जिंदगी में हमेशा रहूंगा, पर जब तक रहूंगा, सच्चाई से रहूंगा। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। इतने सच्चे शब्द मैंने शायद कभी नहीं सुने थे। मैंने धीरे से कहा, आदित्य, मैं डरती हूं कि कहीं फिर वही सब ना हो जाए। वो पास आया और बोला, डरना बंद कर रिया, क्योंकि इस बार तेरा साथ किसी और का नहीं, तेरी खुद की हिम्मत का है। उसकी बात ने मुझे जैसे फिर से जीना सिखा दिया। मैंने धीरे से कहा, शायद मैं तैयार हूं एक नई शुरुआत के लिए। उसकी आंखों में खुशी थी, जैसे उसने कोई बड़ी जीत पाली हो। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती अब एक रिश्ते में बदलने लगी थी। हम साथ काम करते, साथ हंसते और कभी-कभी तो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते थे। लोग भी अब नोटिस करने लगे थे कि हम दोनों एक दूसरे को लेकर कुछ खास है, पर हमें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। हम दोनों जानते थे कि ये रिश्ता किसी दिखावे का नहीं, बल्कि सच्चाई और सम्मान का है। एक दिन मैंने कहा, आदित्य, क्या तुझे नहीं लगता कि लोग बातें बनाएंगे? वो हंस पड़ा, रिया, लोग तो भगवान के बारे में भी बोलते हैं, हम तो इंसान हैं। लोगों के बोलने से अगर जिंदगी रुक जाए तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उस दिन पहली बार मैंने खुलकर हंसी थी। वो हंसी दिल से निकली थी, बिना किसी डर के। अब हमारे एनजीओ का काम तेजी से बढ़ रहा था। हम दोनों कई गांवों में जाते, औरतों से बातें करते, उन्हें उनके हक के बारे में बताते। हर बार जब मैं किसी औरत को रोते हुए देखती तो खुद से कहती, रिया, अब तू किसी की हिम्मत बन चुकी है। एक दिन जब हम गांव से लौट रहे थे तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई। आदित्य ने गाड़ी रोकी और बोला, चलो बारिश में भीगते हैं। मैंने कहा, पागल हो क्या? वो हंस पड़ा, जिंदगी में कुछ पागलपन जरूरी है। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, रिया, अब डरना छोड़ दे। मैंने पहली बार उसके हाथ को नहीं झटकाया, बल्कि कस कर पकड़ लिया। बारिश में भीगते हुए मुझे लगा जैसे मेरा अतीत बह रहा है और एक नई शुरुआत मुझ पर बरस रही है।
उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटी थी तो पहली बार खुद से कहा, रिया, तू अब फिर से जी रही है, और इस बार बिना डर के। वक्त बीतता गया और जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। जो रिया कभी टूट चुकी थी, अब वही रिया किसी और की हिम्मत बन चुकी थी। अब हर सुबह मेरे लिए एक नई उम्मीद लेकर आती थी। माँ के चेहरे पर मुस्कान देखती तो लगता भगवान ने आखिर मेरा दर्द देखकर दुआ कबूल कर ली है। आदित्य और मैं अब सिर्फ साथी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। हम साथ काम करते, साथ हंसते और कभी-कभी तो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते थे। एक दिन जब हम एनजीओ में काम खत्म कर रहे थे, आदित्य ने कहा, रिया, अब वक्त आ गया है कि तू अपने लिए कुछ सोच ले। मैंने हैरानी से पूछा, मतलब? वो बोला, मतलब ये कि तू हमेशा दूसरों के लिए जीती आई है। अब वक्त है कि तू अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले। मैं मुस्कुरा दी, और अगर मेरा फैसला तू ही हुआ तो? वो चुप रहा, बस हल्के से मुस्कुराया, फिर बोला, मैं तुझे कभी किसी रिश्ते में बांधना नहीं चाहता रिया। तेरी आज़ादी ही तेरी पहचान है। अगर तू मेरे साथ रहना चाहे तो सिर्फ अपनी मर्जी से रहना, किसी मजबूरी या डर से नहीं। उसके ये शब्द मेरे दिल में उतर गए। शायद पहली बार किसी ने कहा था, रहना है तो अपनी मर्जी से रहो। वो रिश्ता जो जबरदस्ती से नहीं, बल्कि इज्जत से शुरू होता है, वो हमेशा सच्चा होता है। कुछ दिनों बाद आदित्य की माँ हमारे एनजीओ आईं। बहुत ही सादगी भरी और स्नेह से भरी महिला थीं। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, आदित्य ने तेरे बारे में बहुत बताया है। तू वो पहली लड़की है जिसके बारे में उसने इतने प्यार से बात की। मैं थोड़ा झेंप गई, लेकिन उनके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। उस वक्त मैं चुप रही। मन में बहुत कुछ चल रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरा अतीत घूम गया। वो झूठी शादी, वो धोखा, वो टूटी रातें, और फिर सामने आदित्य का सच्चा चेहरा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। रात को मैं बहुत देर तक जागती रही। दिल कह रहा था, रिया, तू अब खुश रहने की हकदार है, पर दिमाग कह रहा था, क्या फिर से भरोसा करना सही होगा? आखिरकार मैंने फैसला किया कि जवाब मुझे खुद को देना है, किसी और को नहीं। अगले दिन मैं आदित्य से मिली। वो हमेशा की तरह शांत था। मैंने कहा, आदित्य, मैं कुछ सोच रही थी। अगर मैं हाँ कह दूं तो? वो बोला, तो मैं सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उसने मुझे फिर से जीने की वजह दी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। मैंने कहा, आदित्य, अब मैं किसी डर से नहीं, बस दिल से तेरा साथ चाहती हूँ। वो मुस्कुराया और बस धीरे से बोला, बस इतना ही चाहिए था। कुछ महीनों बाद हमारी शादी बहुत सादगी से हुई। न शोर शराबा, न दिखावा, बस परिवार, कुछ दोस्त और सच्ची दुआएं। जब पंडित ने कहा, अब आप दोनों पति पत्नी हैं, तो मेरी आंखें आसमान की ओर उठ गईं। मैंने मन ही मन कहा, भगवान, अब मुझे और परखना मत। शादी के बाद भी हमारी जिंदगी पहले जैसी ही थी, सीधी, सच्ची और संतुलित। आदित्य कभी मुझे घर की चारदीवारी में कैद नहीं करता था। वो कहता था, रिया, तेरा काम और तेरी पहचान ही तेरी ताकत है। और सच में, मैं वही रिया थी, जो अब औरतों के हक के लिए खड़ी होती थी, जो हर टूटी औरत को कहती थी, डरना मत, तेरे अंदर भी एक आग है जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। एक दिन एक लड़की हमारी एनजीओ में आई, जो अपने पति के धोखे से टूटी हुई थी। वो बोली, मुझे लगता है अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटा, जिंदगी तब खत्म होती है जब हम जीना छोड़ देते हैं। तू अभी जिंदा है, और जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। वो मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में वही दर्द था जो कभी मेरी आंखों में था। मैंने कहा, देख, मैं भी तेरी तरह टूटी थी, लेकिन आज मैं खड़ी हूं क्योंकि मैंने खुद पर भरोसा किया। तू भी कर सकती है। उसकी आंखों में चमक लौट आई, और उसी पल मुझे लगा, मेरी जिंदगी का असली मकसद यही था, किसी और को उम्मीद देना। वक्त गुजरता गया। अब मेरी और आदित्य की शादी को भी 2 साल हो चुके थे। हमारा रिश्ता आज भी पहले दिन जैसा था, इज्जत, भरोसा और सच्चाई से भरा हुआ। कभी उसने मुझसे कुछ छुपाया नहीं, कभी मैंने उससे कोई झूठ नहीं बोला। हम दोनों जानते थे, प्यार सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और आज़ादी देना होता है।
एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा था। मैंने कहा, आदित्य, अगर उस दिन तो मेरी जिंदगी में नहीं आता तो शायद मैं आज भी कहीं खोई रहती। वो मुस्कुराया। नहीं रिया, अगर तू खुद में हिम्मत ना रखती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तेरे अंदर जो ताकत है वो ही तेरी पहचान है। मैंने आसमान की ओर देखा। अब वो छत जो कभी डर की जगह थी, आज सुकून का ठिकाना बन चुकी थी। हवा चल रही थी और मेरे बाल उड़ रहे थे। मैंने मन ही मन कहा, अब मैं सच में आज़ाद हूँ। और दोस्तों, यही थी रिया की कहानी। एक ऐसी औरत की जो टूटी, बिखरी, पर फिर अपनी राख से खुद को दोबारा खड़ा कर लिया। जिसे धोखा मिला, पर फिर प्यार भी मिला, सच्चा, साफ और सम्मान भरा। आज वो औरतों को सिखा रही है कि जिंदगी तब नहीं खत्म होती जब कोई धोखा देता है, बल्कि तब जब हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। अगर कभी आपको लगे कि सब खत्म हो गया है, तो याद रखना, शुरुआत हमेशा वहीं से होती है जहां इंसान हार मानता है।